न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने फोर्स को हर जगह सिंबल F यूज किया था, लेकिन फोर्स जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नाम यूज किया जाता है और अलग अलग सिंबल यूज होता है। सो पहला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ऊपर अगर कोई पार्टिकल है तो अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल डिस्टेंस स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ अर्थ, R रेडियस ऑफ अर्थ, एक कांस्टेंट है और इसको हम G डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जिसे हम वेट भी कहते हैं उसे हम लिख सकते हैं, ये G हो गया mg। स्मॉल हाइट्स के लिए इसका वैल्यू नियरली कांस्टेंट रहता है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल है और हर पार्टिकल को अर्थ अपनी ओर खींचता है। सो इस फोर्स का वेक्टर सम होता है, अगर G कांस्टेंट लेते हैं, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक पॉइंट जहां पर हम इस फोर्स को ले सकते हैं, इक्विवेलेंट ग्रेविटेशनल फोर्स को जिस पॉइंट से हम ले सकते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इफेक्टिवली जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम एक पॉइंट से ले सकते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब भी हमको कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है हम थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं। M जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी जो फोर्सेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। फोर्सेस इनसाइड स्ट्रिंग, पाइप्स, रॉड, इसे हम टेंशन कहते हैं। तीन ऑब्जेक्ट्स है मान लेते हैं कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ये 3 kg है, ये 5 kg है, ये 7 kg है और हमने एक अप्लाई किया फोर्स 30 न्यूटन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स लाइट है तो पहले हम पूरा को एक सिस्टम ले लेते हैं। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास आपका 5388715। जब पूरा को हम एक सिस्टम लेते हैं तो ये जो अंदर का फोर्स है वो नहीं लेते हैं क्योंकि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस 0 होता है। एक और बात है, मोशन हॉरिजॉन्टल है इसलिए वर्टिकल फोर्सेस नहीं लेंगे। जब मोशन यानी कि एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल फोर्सेस का जो सम है वो 0 होता है और उसको लेने का जरूरत नहीं है, दिखाने का भी जरूरत नहीं। अब इंडिविजुअली लेते हैं, तीनों को अलग अलग लेते हैं। हमने इसको पुल किया, ये आगे जाएगा, ये इसको पुल करेगा और ये जो फोर्स है इन रोप है, इन स्ट्रिंग है। फोर्सेस इन स्ट्रिंग्स, रोप्स, रॉड्स, पाइप्स को हम टेंशन बोलते हैं और सिंबल T यूज करते हैं। तो ये जब आगे बढ़ेगा इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। अब ये आगे बढ़ेगा, ये इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। हम एक्शन रिएक्शन पेयर्स दिखा रहे हैं। अब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं।
पहला ऑब्जेक्ट राइट माइनस लेफ्ट, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहां से हमको निकल जाता है 24 न्यूटन। सेकेंड ऑब्जेक्ट फिर से राइट माइनस लेफ्ट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो हमने T1 निकाला है 24, सो T2 हो गया 14 न्यूटन। सो T1 T2 निकल गया। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मान लेते हैं अगर ये रोप का ये जो स्ट्रिंग है लाइट नहीं है, इसका मास है, मान लेते हैं इसका मास है 1 kg और इसका मास है 2 kg। तो जाहिर है कि मास है तो वेट भी होगा, ग्रेविटी होगा और ये स्ट्रेट नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये स्ट्रेट रहेगा। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका सेंटर में, इस स्ट्रिंग का सेंटर में और इस स्ट्रिंग का सेंटर में टेंशन क्या है। तो उसी तरह से प्रोसीड करते हैं जैसा पिछला किए थे। पहले पूरा का एक सिस्टम ले लेते हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स बाय टोटल मास। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब यहां तक को एक मास ले लेते हैं। ये 3 kg, ये टोटल 1 kg है, मतलब ये आधा में जो है ½ kg हो जाएगा। यहां तक के एक सिस्टम ले लेते हैं। सिस्टम यानी कि पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और हमको ऑब्जर्व यहां करना है, तो इसलिए इसको एक सिस्टम ले लिया। हमको यहां टेंशन मांगा गया, तो ये जब आगे बढ़ेगा ये इसको पुल करेगा, इन टर्न वो भी इसको पुल करेगा। ये पूरा को अगर हम एक सिस्टम ले लेते हैं, इस पार्ट का एक सिस्टम, इस पार्ट को, तो किसी एक को लेके आंसर निकाल सकते हैं। इसको लेंगे 30 माइनस T1 इक्वल टू मास 3 प्लस हाफ 7/2 इंटू एक्सेलरेशन। टेंशन निकल जाएगा। या फिर इसको अगर लेंगे, ये मास हो जाएगा हाफ 5 प्लस 2 7 7 7 14 14 प्लस हाफ 29/2 इंटू एक्सेलरेशन। उसी तरह यहां टेंशन निकालना है। ये पूरा को एक बॉडी ले सकते हैं, इसको एक बॉडी ले सकते हैं। ये आपका 7.5 हो, 7 प्लस 1 ये 8 kg हो जाएगा। ये 7 kg, हाफ है 1 kg, और ये बाकी जो है इधर, बाकी जो है तीनों को मिला लीजिए। 5 1 6 3 9 1 10 kg। तो आपने अप्लाई किया 30 न्यूटन। ये आगे बढ़ेगा, इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, किसी के ऊपर आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। इसके ऊपर राइट माइनस लेफ्ट इक्वल टू ma, या फिर इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए ma। या फिर पिछली बार जैसा किए थे सबको अलग अलग करके भी कर सकते हैं। सिस्टम जो है चॉइस, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड, आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है वैसा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर से एक स्मूथ सरफेस में एक रोप है, स्मूथ सरफेस में एक रोप है। रोप का मास मान लेते हैं 6 kg है, यूनिफॉर्म रोप है। और इस तरफ हमने अप्लाई किया फोर्स, इस तरफ हमने अप्लाई किया 30 न्यूटन, और इस तरफ हमने अप्लाई किया 12 न्यूटन। और हमें पूछा गया एट 3L/4, एट ए डिस्टेंस 3L/4 टेंशन क्या है। तो राइट साइड 30 है, लेफ्ट साइड 12 है। नेट फोर्स हो गया 30 माइनस 12 18,
सो एक्सेलरेशन हो जाएगा 18/6 3। सो यहां से राइट को एक सिस्टम ले लीजिए और लेफ्ट को एक ले लीजिए। हमने 30 न्यूटन अप्लाई किया, ये आगे बढ़ेगा, ये इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, आप इधर उसको अप्लाई कर लीजिए या इसको ले लेते हैं। राइट माइनस लेफ्ट नेट फोर्स इज मास। सो ये मास जो है 3/4 हो जाएगा, 6 का 3/4। सो 4.5 kg हो जाएगा। सो 4.5 इंटू एक्सेलरेशन। सो यहां से टेंशन निकल जाएगा 30 माइनस 13.5। सो ये आपका हो जाएगा 16.5 न्यूटन। या फिर आप इसको ले लीजिए, इसमें हो जाएगा T1 माइनस 12, राइट माइनस लेफ्ट, इसका मास। सो टोटल 6 था, ये 4.5 चला गया, ये 1.5 इंटू एक्सेलरेशन। सो T हो जाएगा 12 प्लस ये आपका 4.5, 16.5 न्यूटन। सो ये जो है फोर्सेस इनसाइड स्ट्रिंग्स, पाइप्स, रॉड्स, जिसे हम टेंशन कहते हैं, और उसको अगर निकालना है मास है या नहीं है, मास है तो एक तरीका है, मास नहीं है, इन आइदर केस हम टेंशन निकाल सकते हैं। एक नेक्स्ट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहते हैं, ये डस्टर और मेरा हाथ अगर कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो चार्जेस, उनके चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये जो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको हम सरफेस रिएक्शन बोलते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है सरफेस के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी mg एक्ट करेगा, और मान लेते हैं कि हमने एक अप्लाई किया फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा, यानी कि ये जो है सरफेस को इस तरफ पुश करेगा, ये सरफेस को पुश करेगा, इन टर्न सरफेस भी इसको पुश करेगा, जस्ट ऑपोजिट। सो ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स है, और आमतौर पर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है उसको रिएक्शन बोलते हैं, सरफेस रिएक्शन। सो सरफेस रिएक्शन जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स में जो चार्जेस था उनकी इंटरेक्शन की वजह से। कोई भी वेक्टर अगर एंगल पर होता है, सपोज ये वेक्टर ए है, एंगल पर है, एंगल मतलब जिस तरफ मोशन है, जिस तरफ मोशन है फोर्स उस तरफ नहीं है, एक एंगल पर, तो आमतौर पर उस वेक्टर को हम एक सिंगल वेक्टर नहीं लेकर उसको तोड़ देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। सो ये वेक्टर ए है, इसको सिंगल वेक्टर नहीं मानकर सम ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, से एक्स एंड वाई, यानी कि सिंगल वेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स से। ये वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिए, ये हो जाएगा आपका ए, इसका वैल्यू अगर ए है तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसका वैल्यू हो जाएगा ए साइन थीटा। तो इस सिंगल वेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स, और ये दोनों को बोलते हैं इसका कंपोनेंट। आमतौर पर ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इस तरफ नहीं दिखाकर इस तरफ दिखाया जा सकता है। सो वेक्टर्स कैन ट्रांसलेट पैरेलल टू इटसेल्फ, फ्री वेक्टर्स को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यानी कि सिंगल वेक्टर की जगह पर हम ये दोनों वेक्टर ले सकते हैं। इसी तरह सरफेस रिएक्शन यूजुअली जो एंगल पर होता है, इसकी जगह पर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है,
सो थीटा का करीब वाला कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम ये दोनों ले सकते हैं। सो ये जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। ये रिएक्शन है, टोटल रिएक्शन, इसका एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू सरफेस है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, और दूसरा जो है पैरेलल टू सरफेस है इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। यानी कि जो हमारा रिएक्शन है इन दोनों का सम है, ये दोनों 90 डिग्री में है, इनका सम। तो जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जिसको हम सरफेस रिएक्शन बोलते हैं, और आमतौर पर इसको हम रिजॉल्व करके ऑफन हम उसका कंपोनेंट्स लेते हैं। कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, पैरेलल टू सरफेस फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर सरफेस स्मूथ रहा, अगर सरफेस स्मूथ रहा तो फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, तो रिएक्शन जो है सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होता है या नॉर्मल फोर्स होता है, 90 डिग्री पे होता है। जिस सरफेस है उसका 90 डिग्री में सिर्फ रिएक्शन होता है। सो ये दूसरा काइंड ऑफ फोर्स है। लास्ट क्लास में हमने जब क्वेश्चंस किया था ब्लॉक में, सपोज दो ब्लॉक है, ये 6 kg है, ये 4 kg है, हमने पुश किया विथ फोर्स से 20 न्यूटन। तो इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स अगर हमें निकालना है तो पहले एज ए होल हम एक सिस्टम ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाता है टोटल फोर्स बाय टोटल मास। अब अगर हम दोनों को अलग अलग लेते हैं तो ये जब आगे बढ़ेगा ये इसको पुश करेगा। ये जो पुश का जो सिंबल है हम F यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये राइट एंगल पर है और ये दोनों के कांटेक्ट फोर्स है 90 डिग्री पे है, इसीलिए N यूज करना बेटर होगा, लेकिन आप F भी यूज कर सकते हैं। तो हम एम्फेसिस दे रहे हैं कि सिंबल्स क्या यूज किया जाए। पिछले बार रस्सी के अंदर भी आप F यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उसे T यूज करते हैं। इसी तरह दो सरफेस के बीच में अगर फोर्सेस है तो फोर्सेस जो है R यूज करना चाहिए, और सिर्फ अगर फोर्सेस राइट एंगल पर है तो हमें सिंबल N यूज करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन है। तो यहां पर दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, राइट माइनस लेफ्ट इक्वल टू MA। सो N A आपका 2 है, सो N जो है 8 न्यूटन हो गया, या फिर इसको ले लीजिए F इक्वल टू MA 4 इंटू 2 8 न्यूटन। सो ये जो है सरफेस रिएक्शन की बात कर रहे थे, और यहां पर सरफेस रिएक्शन जो है सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट नहीं है। एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो यूजुअली मैकेनिक्स में डिस्कशन में आता है, वो है फोर्स इन स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है, मान लेते हैं ये नेचुरल लेंथ है, इसको अगर हम पुल करते हैं बाय अमाउंट x, तो जो फोर्स हमको जरूरत पड़ता है, अगर ये विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो जो फोर्स हमें जरूरत पड़ता है वो है F इक्वल टू kx। k को हम फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और बिकॉज ये स्प्रिंग मासलेस है तो हमने जितना फोर्स अप्लाई किया स्प्रिंग में भी उतना ही फोर्स डेवलप होगा, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स जो है ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स एंड ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट आल्सो। अगर हमने स्ट्रेच किया बाय अमाउंट x राइट साइड, तो स्प्रिंग का फोर्स जो है लेफ्ट साइड है, यानी कि अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे माइनस kx होगा। इसी तरह अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें, स्प्रिंग को कंप्रेस करें बाय अमाउंट x, तो इस बार कंप्रेशन इस तरफ है और स्प्रिंग फोर्स जो है इस तरफ होगा।
तो सेम होगा इन आइदर केस। अगर स्ट्रेच करेंगे तो अपोजिट टू एक्स, कंप्रेस करेंगे तो अपोजिट टू एक्स। तो ये एक फोर्स है, ये यूज होता है मैकेनिक्स में। 4 फोर्सेस थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्सेस इन स्ट्रिंग्स, पाइप्स, रॉड, टेंशन। तीसरा जो है 2 सरफेस अगर कांटेक्ट में है उनके बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे सरफेस रिएक्शन कहते हैं। आमतौर पर उसको सिंगल फोर्स नहीं लेके उसको रिजॉल्व करते हैं और कंपोनेंट्स लेते हैं। और एक फोर्स जो यूज होता है ये है फोर्सेस इन स्प्रिंग्स, जिसका वैल्यू है kx। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ब्लॉक है, 2 स्प्रिंग है, इसका k जो है 1000 है और इसका k जो है 2000। और इसको हमको 10 सेंटीमीटर, इनिशियली जो दोनों स्प्रिंग है अनस्ट्रेच्ड है और हमको ब्लॉक को पुश करना है, एक फोर्स अप्लाई करके पुश करना है, 10 सेंटीमीटर पुश करना है। तो हमको कितना फोर्स जरूरत पड़ेगा? जब हम पुश करेंगे ये स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, इसलिए ये स्प्रिंग जो है फोर्स इस तरफ अप्लाई करेगा और ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगा, इसका रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस तरफ होगा। हम जब इस ब्लॉक को पुश करेंगे ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और कंप्रेस स्प्रिंग जो है पुश करता है इस तरफ ऑपोजिट, और ये जो है स्ट्रेच हो जाएगा, ये पुल करेगा। सो नेट फोर्स जो है ऐड हो जाएगा। सो ये जो है K1x1 1000 इंटू 10 सेंटीमीटर है, मीटर में ले लेते हैं, ये भी इंटू 0.1। सो ये 100 प्लस 200 300 न्यूटन। तो स्प्रिंग का फोर्स हम इस तरह से निकालते हैं, F इक्वल टू kx। सो ये जो फोर्सेस है ये आमतौर पर यूज होता है, ये नाम सब यूज होता है। अब थोड़ा ब्रीफ में हम न्यूटन्स लॉज डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला जो लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसका 2 एस्पेक्ट है। उसका फर्स्ट पार्ट जो बोलता है, जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स का, अगर फोर्स एक्ट नहीं करता है तो जो एक बॉडी है आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। इसका मतलब फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है फोर्स का। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। उसी फर्स्ट लॉ का जो सेकेंड एस्पेक्ट है, दैट मतलब जो कि इनर्शिया बताता है, इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो कंटिन्यूज टू बी इन दैट मोशन। तो इसका 2 एस्पेक्ट है, एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स का और दूसरा एस्पेक्ट जो है इनर्शिया के बारे में बताता है, इनएबिलिटी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स जो है मास को बाहर ले सकते हैं, dv बाई डी टी। सो dv बाई डी टी यानी कि एक्सेलरेशन। ये जो सेकेंड लॉ है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है। क्वांटिटेटिव मतलब जहां पर आप नंबर यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मतलब आपको बता तो रहा है लेकिन वैल्यू नहीं दे रहा, जैसे कि पंखा घूम रहा है, ये क्वालिटेटिव बात हो गया। अगर मैं क्वांटिटेटिवली बोलूं तो पंखा घूम रहा है एट 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये क्वांटिटेटिव है जहां नंबर इन्वॉल्व होता है। सो सेकेंड लॉ जो है ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स का, F इक्वल टू mv। तो क्वेश्चन है, सपोज मोमेंटम है, एक पार्टिकल का मोमेंटम है इस तरह से है 6t स्क्वेयर आई कैप प्लस 4t जे कैप।
पार्टिकल का मोमेंटम इस तरह से वेरी कर रहा है और हमें पूछा गया फाइंड फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो फोर्स हमें निकालने के लिए कहा गया, फोर्स जो है डेरिवेटिव होता है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और t का डेरिवेटिव 1, और हमें निकालने के लिए कहा गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड में फोर्स हो जाएगा 12 इंटू 2 24, और यहाँ t नहीं है, ये हो गया फोर्स। मैग्नीट्यूड चाहिए 24 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये दोनों राइट एंगल्स पर है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये जो फोर्स है इंस्टेंटेनियस फोर्स है। कभी कभी हमें एवरेज फोर्स मांगा जाता है। फोर्स जो है अगर मास कांस्टेंट है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन अगर हमें एवरेज फोर्स मांगा गया तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सपोज एक पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, विथ कांस्टेंट स्पीड जा रहा है, तो जब वो हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, एवरेज फोर्स क्या है? इंस्टेंटेनियस मतलब एक जगह पर, एवरेज मतलब एक इंटरवल पर। तो एक पार्टिकल एक सर्कल में जा रहा है, जब वो हाफ सर्कल कंप्लीट किया तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? सो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनली इधर है, स्पीड कांस्टेंट है सपोज, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एवरेज फोर्स के लिए। खाली मैग्नीट्यूड में हमारा इंटरेस्ट है। इनिशियली स्पीड ऊपर की ओर था, फाइनली नीचे की ओर है, 180 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए ऐड हो जाएगा। टाइम, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम कैसा निकालेंगे? डिस्टेंस, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सेमी सर्कल डिस्टेंस हो गया पाई आर बाई वी, तो यहां पर डाल देते हैं पाई आर बाई वी, तो एम वी स्क्वायर 2mv स्क्वायर बाई पाई आर, ये एवरेज फोर्स। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स उस जगह पर, उस पॉइंट पर आपको निकालना है, एवरेज है टोटालिटी में। और ये जो न्यूटन्स लॉ है ये पार्टिकल के लिए वैलिड है। पार्टिकल मतलब अगर ऑब्जेक्ट में हर पॉइंट का मोशन एक जैसा हो, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर एक जैसा हो, तो हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उतना है। साइज और शेप से मतलब नहीं है, पार्टिकल का मतलब नहीं है कि छोटा साइज है। एज ए होल रिलेटिव सब पॉइंट्स का एक जैसा मोशन, एक जैसा एट एनी पॉइंट सभी का वेलोसिटी सेम हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट एक्सेलरेशन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका अलग है, तब न्यूटन्स लॉ जो है एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये कब अलग होता है अलग अलग पॉइंट का? जब रोटेशनल मोशन आता है। खाली ट्रांसलेटरी मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन का डेफिनेशन ही यही है कि हर पॉइंट का एट एनी टाइम वेलोसिटी सेम होता है। अब फाइनली न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं, जो कि आप जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये ब्लॉक को हमने टेबल के ऊपर रखा है और ये ब्लॉक रेस्ट में इसका मतलब हो गया नेट फोर्स 0। तो ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस होगा, एक अर्थ के चलते mg और एक सरफेस के चलते सरफेस रिएक्शन, वो 90 डिग्री में है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। और ब्लॉक रेस्ट में ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट। क्या ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर्स है?
नहीं। क्यों? दो रीजन। पहला रीजन, एक्शन रिएक्शन जो है दोनों एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करता, 1 2 पर एग्जिट करता है, 2 1 पर एग्जिट करता है। सो mg जो है अर्थ के चलते हैं, अर्थ ने ब्लॉक को खींचा तो ब्लॉक भी अर्थ को खींचेगा। इफेक्टिवली वो हम सेंटर ऑफ अर्थ में ले सकते हैं। तो अर्थ ब्लॉक को खींचा, ब्लॉक अर्थ को खींचेगा, ये पेयर है। अब ब्लॉक क्या करेगा? सरफेस को प्रेस कर रहा है, ब्लॉक जो है सरफेस को प्रेस कर रहा है और सरफेस भी ब्लॉक को पुश करेगा। ब्लॉक ने सरफेस को पुश किया, सरफेस भी ब्लॉक को पुश करेगा। ये जो पेयर है ये एक्शन रिएक्शन। एक और बात भी था, एक्शन रिएक्शन सेम नेचर का होता है। ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, सो ग्रेविटेशनल का रिएक्शन ग्रेविटेशनल ही होगा। और एन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने टग ऑफ वार में कभी कभी पार्टिसिपेट किया होगा या फिर देखा होगा, जहां पर दोनों टीम जो है एक रस्सी को खींचते हैं और जो अपनी तरफ खींच सकता है वो टीम जो है विनिंग टीम होता है। दो टीम है, इधर काफी लड़के खड़े हैं, इधर भी काफी लड़के हैं और एक रस्सी को खींच रहे हैं। ये रस्सी है, रस्सी खींच रहे। अगर आप रस्सी को खींचते वक्त अगर नोट किए होंगे तो आपका पैर आगे रहता है, आप ऐसा खींचते, पैर आगे की ओर रहता है, कुछ ऐसा रहता है। ये टीम ए है, उसी तरह ये टीम बी खींच रहा है, टीम बी है, ये रस्सी है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा टीम ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, या फिर जो टीम ज्यादा अप्लाई कर रहा है क्या वही विनिंग टीम है? सो ये टीम सपोज इसको पुल कर रहा है विथ फोर्स टी, रोप के अंदर है इसलिए मैं सिंबल टी यूज कर रहा हूं, टेंशन। ये टीम इसको पुल कर रहा है तो ये टीम भी इसको पुल करेगा। तो ये फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। 1 2 पर जितना फोर्स अप्लाई करता है 2 भी 1 पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। इसका मतलब हमेशा टीम्स, दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर कोई टीम जीतता क्यों है? इसका वजह यह है, जब ये टीम ये जब इसको खींच रहा था, अपार्ट फ्रॉम दिस ये सरफेस को पुश कर रहा था, सरफेस को पुश कर रहा था। इन टर्न सरफेस भी इस टीम को पुश कर रहा है। और इसको अगर हम रिजॉल्व कर देते हैं, पैरेलल टू सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये पैरेलल टू सरफेस, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इस टीम के ऊपर पैरेलल डायरेक्शन में दो फोर्सेस, ये वाला राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। सो नेट फोर्स हो जाएगा, अगर ये ज्यादा है तो नेट फोर्स हो जाएगा, अगर ये ज्यादा है तो नेट फोर्स दिस माइनस दिस राइट साइड की होगा और ये विनिंग टीम होगा। तो विनिंग टीम कौन है? जो सरफेस को ज्यादा जोर से पुश करता है, हेंस उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ज्यादा है। तो इसका भी इसी तरह रहेगा, इस तरफ इसका जो सरफेस रिएक्शन है सपोज आर प्राइम, तो इसका पैरेलल कंपोनेंट रहेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा। तो ये तो सेम हो गया। इन दोनों में से जो ज्यादा है वो टीम विनिंग टीम। तो हम विन इसलिए नहीं करते कि हम ज्यादा जोर से खींच रहे हैं, हम विन इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जमीन को ज्यादा जोर से पुश किया, जिसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ज्यादा था। सो ये था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हर क्लास के बाद आप पेपर जरूर कीजिएगा। पेपर मैंने अपलोड कर दिया हूँ मेरे साइट पर, ये कमेंट सेक्शन में भी मैं उसका लिंक पिन कर देता हूँ। क्लास के बाद आप उसका थ्योरी पढ़िएगा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बिना देखे अपने बनाने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसके बाद अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कीजिएगा, तभी जाकर आपको इन टोटालिटी क्लास यूजफुल रहेगा। थैंक यू।